हाँ भाई लोग, सभी लोग बताओ जल्दी से, अभी स्क्रीन क्लियर है? चलो भाई शुरू करें। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप लोग बताओ। साउंड कम है? एक सेकंड, साउंड को भी बढ़ाते हैं, टेंशन ना लो। अभी बताओ भाई, अभी ठीक है? इससे ज्यादा क्या साउंड लोगों पे? अब तो काफी साउंड आ रहा होगा। चलो शुरू करते हैं। मजा आया टेस्ट में? चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू कुणाल। कल वाली पीडीएफ डाल दिए कल? नगमा कल वाली पीडीएफ डाल दिए बेटा। और एक वो 35 वाली जो वीडियो है वो भी गौरव जी को भेज दी है, वो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है? लेक्चर 35 में पीडीएफ की कंप्लेन आ रही थी, तो वो भी क्लियर हो चुकी है। वो भेज दिया, वो अपलोड हो जाएगी। अभिषेक, 299 वाला बैच जो है वो एटीएम ही तो है। एटीएम वाले जिसमें अभी तुम बैच में हो, यही बैच तो है भाई। बेटा 299 वाले एटीएम बैच में बेसिक से नहीं होता है, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। यहां पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। जो थर्सडे को हमारा टेस्ट हुआ है, माही, दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है? अगर एनटीपीसी की तैयारी करे तो एनटीपीसी वाला लो। चलो भैया शुरू करते हैं। अभिषेक कुमार, फुल बेसिक से एडवांस के लिए अगर एनटीपीसी के लिए कर रहे हो तो एनटीपीसी, और अगर नॉर्मल फाउंडेशन चाहिए तो फिर वो फाउंडेशन वाला बैच है एक, है ना? चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आए? चलो, फाउंडेशन की क्लास नेक्स्ट क्लास है 7 बजे, ठीक है? और वहां पर भी वीडियोस की, जो भी फाउंडेशन में है अपने उधर बच्चे जो यहां पर भी हैं, उनके लिए वीडियोस की सॉर्टिंग हो चुकी है, वीडियोस देख लेना जाके, ठीक है? चलो भाई, जो थर्सडे को तुम्हारा टेस्ट हुआ है, कल जो तुम्हारा टेस्ट हुआ है, 12 क्वेश्चंस थे, मैंने दिए थे तुम्हें, और उसमें से कई सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है? तो अगर टेस्ट तुम्हारा गंदा हुआ है तो ससुरो सुधर जाओ भी, ठीक है? और अभी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जिसने भी अभी भी बेसिक से एडवांस तक थ्योरी पढ़नी है, जिसकी थ्योरी क्लियर नहीं है, वो CBT1 CBT2 के लिए हमारा एनटीपीसी का ये जो फाउंडेशन बैच है जनरल अवेयरनेस वाला, इसको ले, ठीक है? 499 का ऑफर है, 25 अगस्त तक है, लेट मत करना, जितना जल्दी हो सके ले लो। वहां पे बढ़िया क्लासेस चल रही है, नेक्स्ट क्लास उसी की है 7 बजे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अब फालतू की बातें नहीं भैया, अब इधर देखो ध्यान से। अजीज भाई, डाउट अगर कोई पूछना है ना तो एक क्वेरी वाला नंबर दे रखा है, वहां पर डाउट पूछ लेना, वो मेरे पास फॉरवर्ड कर देती है टीम। स्टैटिक जीके सोनू, स्टैटिक जीके यहीं पर कवर हो जा रहे हैं, दोनों फाउंडेशन में है हमारे, ठीक है? तो कोई भी फाउंडेशन ले लो, स्टैटिक जीके होगी वहां पर, सारी की सारी होगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर 12 में से 12 आए तो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इधर देखो, विच डायनेस्टी एंडेड द मौर्यन डायनेस्टी, इसको फटाफट से इस टेस्ट के डिस्कशन को खत्म करते हैं, ठीक है? आज हमारा टेस्ट का डिस्कशन होता है, थर्सडे को हमारा टेस्ट होता है, फ्राइडे को टेस्ट का डिस्कशन होता है। ध्यान से देखो बेटा, तो विच डायनेस्टी एंडेड दी मौर्यन डायनेस्टी, और कोई भी अब फालतू का कमेंट नहीं करेगा क्योंकि मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। ध्यान से देखो, आंसर बताओ सीधे। यहां पर हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी जो है, इस डायनेस्टी ने मौर्यन डायनेस्टी को खत्म किया। तुम सब जानते हो कि 322 बीसीई में, 322 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से,
चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से, जिसे विष्णुगुप्त कौटिल्य भी बोलते हैं। तो चाणक्य की मदद से, विष्णुगुप्त कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसीई में, 322 बीसीई में इस मौर्यन डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। कहीं पे 322 लिखा है, कहीं पे 321 बीसीई लिखा हुआ है। एग्जाम में दोनों में से जो भी एक आए वो करेक्ट होगा, दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। ठीक है, और फिर जो लास्ट रूलर था, वो लास्ट रूलर था बच्चों 185 बीसीई में, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ 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 मौर्य, बृहद्रथ मौर्य। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य। और इसको मारा गया है, इसके आर्मी जनरल के द्वारा। इसका जो आर्मी जनरल था, इसका जो सेनापति था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। आर्मी जनरल का नाम क्या है बच्चों? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को धोखे से मार दिया था। बृहद्रथ मौर्य अपनी आर्मी का गार्ड ऑफ जो ऑनर होता है, गार्ड ऑफ ऑनर, वो चेक कर रहा था, आर्मी का मुआयना कर रहा था, और उसी दौरान जो आर्मी जनरल ने इसकी मुंडी उड़ा दी। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग जो कि आर्मी जनरल था, उसने शुंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो चुकी है मगध पर। तो याद रखना, बृहद्रथ मौर्य को आर्मी जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मारा और शुंग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जैसा पुष्यमित्र शुंग ने किया बृहद्रथ के साथ, वैसे ही पुष्यमित्र शुंग का जो डिसेंडेंट है, जो वंशज है, उसके साथ भी हुआ। इस शुंग डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट में रूलर था वो था देवभूति। देवभूति के साथ यही हुआ। जो देवभूति के दादा परदादा 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 ने किया, यानी पुष्यमित्र शुंग ने किया, वही काम इसके वंशज के साथ इसके आर्मी जनरल ने किया। देवभूति का जो आर्मी जनरल था वो था वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व। ठीक है, तो वासुदेव कण्व ने, जो कि आर्मी जनरल था देवभूति का, पुष्यमित्र शुंग के लास्ट रूलर का, तो इस आर्मी जनरल ने देवभूति को मार दिया और कण्व डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की मगध पर। तो याद रखना, बृहद्रथ को मार के आर्मी जनरल पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा, और इसके वंशज देवभूति को मार के आर्मी जनरल वासुदेव कण्व गद्दी पर बैठा और कण्व डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की। तो याद रखना, मौर्यास को खत्म करने की जिम्मेदारी शुंगों के पास जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ विच किंग? जल्दी बताओ, जल्दी से इसका जवाब दो, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से इसका जवाब दो सभी लोग। बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच किंग? हर्षवर्धन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 2-3 बार अपने एटीएम बैच में ही, और जिन्होंने फाउंडेशन ले रखा है उन्होंने वहां पर भी बहुत डिटेल में कहानी पढ़ी है। तो हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन, मैंने तुम्हें बताया था कि पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर था। पुष्यभूति डायनेस्टी है ना, पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर था हर्षवर्धन, या इस डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी के अलावा वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। कौन सी डायनेस्टी? वर्धन डायनेस्टी। तो इसी डायनेस्टी का तीसरा रूलर है, तीसरा इंपॉर्टेंट रूलर है, पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर है हर्षवर्धन, और इसने रूल किया है बच्चों 606 एडी से 606 एडी से 647 एडी तक। और शुरुआत में इसकी राजधानी थानेसर थी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास थानेसर। ठीक है, हरियाणा में। तो शुरुआत में हरियाणा में थानेसर के पास इसकी राजधानी थी। बाद में इसने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश में कन्नौज कर ली। कन्नौज से इसने शासन किया, कन्नौज से इसने शासन किया, और कन्नौज से शासन किया इसने। कन्नौज है आज के उत्तर प्रदेश में, गंगा के किनारे, जबकि कुरुक्षेत्र है यमुना के किनारे। ठीक है, तो याद रखो भाई, थानेसर पहली कैपिटल, बाद में शिफ्ट कर गया कन्नौज, और कन्नौज इसकी फिर मेन कैपिटल रही 606 से 647 एडी। इसी हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी इंपॉर्टेंट। एक तो इस अपने हर्षवर्धन की, जो इसका रूलर है, उसकी जीवनी थी, उसकी बायोग्राफी थी, जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित एक तो ये किताब थी, और दूसरी किताब थी कादम्बरी। कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी किताब।
तो हर्षचरित और कादंबरी लिखी है बाणभट्ट ने, और बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था। और याद रखना इसी हर्षवर्धन के टाइम पर आया था एक चाइनीज बुद्धिस्ट यात्री, चाइनीज बुद्धिस्ट यात्री का नाम क्या था, बुद्धिस्ट पिलग्रिम का नाम क्या था, ह्वेनसांग। क्या नाम था बच्चों, ह्वेनसांग, HIUENTSANG, ह्वेनसांग। अगर ऐसे लिखोगे, ह्वेनसांग जो है ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। और ये कब आया, 629 एडी में आया और 645 एडी तक रहा। ठीक है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, और उसके बाद यहां से कई सारे जो बुद्धिस्ट पवित्र किताबें हैं वो लेके यहां से गया। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो याद रखना, और एक चीज और याद रखना, हर्षवर्धन की बात हो ही रही है, तो हर्षवर्धन, ये तो वर्धन डायनेस्टी का रूलर है, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में युद्ध हुआ था। भाई हर्षवर्धन उत्तर भारत का राजा था, दक्षिण भारत का राजा था, राष्ट्रकूट वंश का, राष्ट्रकूट वंश बोल रहा हूं, चालुक्य वंश का तीसरा रूलर था, तीसरा शासक था पुलकेशिन सेकंड। तो बेटा याद रखो, हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था पुलकेशिन सेकंड के साथ, जो कि चालुक्य राजा था, पुलकेशिन सेकंड। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। कहां पर बच्चों, नर्मदा नदी के किनारे इनके बीच युद्ध हुआ, और हर्षवर्धन को बुरी तरीके से हरा दिया पुलकेशिन सेकंड ने। ये हारा और ये जीता इस युद्ध में, क्योंकि हर्षवर्धन एक गलत काम कर रहा था। तो जिसकी गलत इंटेंशन होती है वो हारेगा भाई, है ना। इस बंदे ने, हर्षवर्धन अपना आराम से रूल करता नॉर्थ में, इसको लग रहा था कि मैं नर्मदा के पार जाके चालुक्यों की टेरिटरी को कब्जे में ले लूंगा, दक्षिण भारत तक पहुंच जाऊंगा। पर दक्षिण भारत में इसको मालूम नहीं था इसी के जैसा खतरनाक रूलर था पुलकेशिन सेकंड। उसने बोला आ बेटा नर्मदा पार कर, तेरे को नर्मदा पार करवाता हूं। और वहीं नर्मदा के किनारे इसको धोया है, ये वापस चला गया, कभी दोबारा दक्षिण भारत की तरफ मुड़ के नहीं देखा। ठीक है भाई, चलो बेटा, भारत का अंतिम हिंदू शासक ये नहीं, भारत का अंतिम हिंदू शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, दिल्ली का राजा था। तो ये हो गया इसके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अच्छा एक चीज और, ये जो हर्षवर्धन है ना, ये खुद भी राइटर था। जब हर्षवर्धन की बात आ रही है तो यहां पर इसकी भी 3 किताबों के नाम लिख ही लेते हैं यार, है ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब इतना कंटेंट कवर कर ही रहे हैं तो इसको क्यों छोड़े। इसने 3 किताबें लिखी हैं। एक तो लिखी है इसने रत्नावली किताब लिखी है हर्षवर्धन ने। उसके बाद इसने लिखी है प्रियदर्शिका, और एक किताब इसने लिखी है नागनंद। तो इस तरह से हर्षवर्धन भी राइटर था, पोएट था, इसने भी 3 किताबें लिखी हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, जल्दी से जवाब दो, कनिष्क कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड था, जल्दी। बहुत बढ़िया। कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड था कनिष्क। जैसे ये जो कुषाण डायनेस्टी है, इसका जो फाउंडर था बच्चों, जो इसका जो संस्थापक था, फाउंडर का नाम है कुजल। क्या नाम है, कुजल। तो कुजल जो है ये डायनेस्टी का फाउंडर है, और कुषाण डायनेस्टी का अगला रूलर है कनिष्क। तो कनिष्क जो है इस डायनेस्टी का महान शासक था, इस वंश का महान शासक था। और कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि इसका रूलिंग पीरियड, देखो इंटरनेट पे ना यार 2 रूलिंग पीरियड बताए हुए हैं, किताब में कुछ और है, इंटरनेट पे कुछ और है। और इंटरनेट पे जब एक बार कोई डेटा आ जाता है वो इंटरनेट की हर साइट पे फैल जाएगा। ठीक है, तो किताब में जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है इसका 78 एडी से लेकर 101 एडी तक। और यही मैंने तुम्हारा जब टेस्ट हुआ तो टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में भी मैंने यही डेट डाली है। पर अगर बाई चांस यार देखो, बाई चांस अगर ये डेटा, इंटरनेट वाला डेटा अगर कलेक्ट किया जाता है तो फिर तुम्हें वो भी पता होना चाहिए। भाई ये तो बुक वाला डेटा है, मैं लिख देता हूं, ये तो बुक वाला डेटा है। एक डेटा ये है 127 से लेकर 151 एडी,
तो अगर इन दोनों में से, दोनों तो आएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, दोनों तो आएंगे नहीं, दोनों में से जो भी आए उसको करेक्ट मार्क कर देना बेटा, ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखना 78 एडी से 101 एडी, ये 127 से 151 एडी, ठीक है भाई, ये थोड़ा याद रखना, अपने दिमाग में रखना ये चीज। तो ये कनिष्क का रूलिंग पीरियड है, फाउंडर है इस डायनेस्टी का कुषाण वंश का कुजल, और इनकी 3 राजधानियां रही हैं अलग अलग टाइम पर। और ध्यान से देखो 3 राजधानियां कौन कौन सी, एक तो रही है पुरुषपुर, ठीक है, पुरुषपुर, पहले पुरुषपुर बोलते थे, बाद में पुरुषपुर बोलने लगे, पुरुषपुर। फिर पुरुषपुर कोई आज के टाइम में बोलते बच्चों पाकिस्तान में पेशावर, पेशावर जो है वो इनकी राजधानी रही, उसी को पुरुषपुर बोलते थे। फिर तक्षशिला इनकी राजधानी रही, तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां पर थी, ये पाकिस्तान के जो कैपिटल है ना इस्लामाबाद, उसके साइड में है तक्षशिला, मैं भी इनको मार्क करूंगा मैप पर। और एक रही इनकी कैपिटल मथुरा, मथुरा भी इनकी मेजर कैपिटल रही। तो पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा, ये 3 इनकी राजधानियां रही हैं, ये 3 इनकी क्या रही है बच्चों, कैपिटल्स, ये तीनों रही हैं इनकी कैपिटल्स, राजधानियां, ठीक है। बाकी कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, बौद्ध धर्म का पालन करता था, बौद्ध धर्म का फॉलोवर था, बौद्ध धर्म का फॉलोवर। और बौद्ध धर्म में भी तुम सब जानते हो कि 3 ब्रांचेस हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उन्होंने भी पढ़ा है, एटीएम वालों ने भी पढ़ा है। मैंने तुम्हें 3 ब्रांचेस बताई थी बुद्धिज्म की, एक तो हीनयान, महायान, वज्रयान, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म का फॉलोवर था, और उसमें भी किसका, महायान का। तो महायान बुद्धिस्ट था ये, तो महायान का फॉलोवर था ये। और तुम सबको मालूम होना चाहिए कि कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट करवाई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इसने कंडक्ट करवाई थी 72 एडी में, 72 एडी में। कहां पर, कश्मीर में, कश्मीर में एक जगह है बच्चों कुंडलवन, कौन सी जगह, कुंडलवन। तो कश्मीर के कुंडलवन में 72 एडी में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इसने कंडक्ट करवाई। और इसका अध्यक्ष, इसका जो चेयरमैन था इस काउंसिल का, इस मीटिंग का चेयरमैन था वासुमित्र, और वासुमित्र को असिस्ट कर रहे थे अश्वघोष। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, वासुमित्र एंड अश्वघोष। तो ये इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि ये तुम्हारे दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया अपना पूरा का पूरा यहां का कंटेंट। अच्छा मैं इसमें कैपिटल्स मार्क कर देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। पहली बात तो बेटा ये देखो, ये जो पूरा एरिया है, इतना एरिया यहां तक, ये पूरा, और ये कश्मीर वाला एरिया भी, ये पूरा है कुषाण वंश का पूरा साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य है ये। कौन सा साम्राज्य है, कुषाण एम्पायर, कुषाण एम्पायर है ये। और यहां पर इनकी जो कैपिटल्स हैं देखो, तो पहली कैपिटल तो मार्क करता हूं, ये देखो पाकिस्तान में यहां पर है पेशावर, तो ये पुरुषपुर, ये क्या है, पुरुषपुर, ठीक है। और उसके बाद ये यहां पर तक्षशिला, ये दूसरी कैपिटल तक्षशिला, पाकिस्तान में ही। और ये यहां पर ये है मथुरा, ये मथुरा। तो ये इनकी राजधानियां थी, ठीक है। चलो अच्छा, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी इन ओडिशा वॉज रिटन बाय द किंग ऑफ कलिंग। भाई कौन से राजा, कलिंग के कौन से राजा के द्वारा उदयगिरी, ओडिशा के उदयगिरी का हाथी गुम्फा शिलालेख लिखा गया था? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो भैया, जल्दी से जवाब दो, और उसके बाद मैं तुम्हें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं। हाँ भाई, कमेंट्स, हाँ लगातार करते रहो। चलो देखो,
हम सबको मालूम है कि ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, सबसे पहले देखो इसकी लोकेशन देखो, ये ओडिशा है अपना। ओडिशा में बेटा, ओडिशा में ये देखो, यहां पर ओडिशा में एक जगह है उदयगिरी। ओडिशा में चिल्का लेक के पास एक जगह है उदयगिरी, ठीक है। ओडिशा में चिल्का लेक के पास एक जगह है उदयगिरी। तो उदयगिरी में गुफाएं हैं, उसी में एक तरह की गुफा है ये हाथी गुम्फा, ठीक है। हाथी गुम्फा, गुम्फा का मतलब है यहां पे गुफा। तो यहां पर कलिंग के राजा खारवेल ने, कलिंग के राजा, भाई अशोक तो मगध का था, अशोक के बाद ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार भी मगध का था, मगध का सबसे पहला शासक। अशोक तो मौर्य डायनेस्टी का है, बिंबिसार हर्यंक वंश का है। महेंद्र जो है वो अशोक का ही बेटा है, ठीक है। महेंद्र अशोक का ही बेटा है। अशोक का एक बेटा था कुणाल जो राजा बनता, एक था महेंद्र जिसको बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था अशोक ने। तो खारवेल जो है बच्चों, ये है कलिंग राज यानी कलिंग का राजा, जिसने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखवाया। और ऐसा माना जाता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर, क्योंकि इसकी ना कोई डेट नहीं बताई हुई है। जब ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया, जनरली इंस्क्रिप्शन में डेट लिखी जाती थी या समय लिखा जाता था, किस टाइम पे किस ईयर में ये लिखा जा रहा है, पर इसमें नहीं लिखा गया। 2nd सेंचुरी बीसी में ये, 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी के बीच का ये इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि ऐसा हमारे हिस्टोरियंस का मानना है, उन्होंने रिसर्च की है कि 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी के बीच का ये इंस्क्रिप्शन है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो शिलालेख है, ये जो अभिलेख है, ये बहुत क्लियर नहीं है। इसमें कुछ लाइंस तो क्लियर, मैं अभी इमेज भी दिखाऊंगा, कुछ लाइंस तो क्लियर हैं, कुछ लाइंस क्लियरली नहीं दिखी हैं, ठीक है। तो खारवेल ने इस इंस्क्रिप्शन में अपने बारे में काफी कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, पर कुछ लाइंस का ही क्लियर होने की वजह से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। पर एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, और याद रखना ये जो है यहां पर खारवेल जो है, इसे कलिंग राज भी कहा जाता है, यानी कलिंग का राजा। तो कलिंग राज, ये इसके पास टाइटल था, कलिंग राज का टाइटल था कलिंग राज खारवेल। अब एक बार ये देखो, ये उदयगिरी में यहां पे है ओडिशा में, ये देखो इंस्क्रिप्शन है। अगर तुम्हें कुछ लिखा हुआ नजर आए तो ध्यान से देखो बेटा, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड अभिषेक, कोई बात नहीं। चलो, है ना भाई। तो तुम देखो, खुद भी देखो, थोड़ा थोड़ा कुछ जहां पे थोड़ा सा डार्क है वहां पर दिखाई दे रहा है, पर इस चट्टान में ये जो सफेद कलर आ गया है, जिसकी वजह से चट्टान खराब हो रही है, उसकी वजह से ना काफी कुछ चीजें मिट गई हैं। तो कुछ कुछ चीजें क्लियर है, कुछ कुछ चीजें क्लियर है। और ये है वो हाथी गुम्फा, ये देखो, ये वो हाथी गुम्फा है, ठीक है भाई। ये देखो ससुरा कहाँ घुस रहा है, गुफा में जा रहा है अंदर, मियाँ बीवी फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये हाथी गुम्फा है, इसके अंदर है वो इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर है वो शिलालेख, ठीक है भाई। अबे सच्ची को वही तो दिखाना चाह रहा था मैं, कि कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो ये है हाथी गुम्फा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा इन इंडिया। भाई बताओ, अलजेब्रा के फील्ड में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किसका है भाई? चरक तो भाई चिकित्सक थे, ये तो सर्जन थे, ये तो सर्जन थे, तो अलजेब्रा में क्या ही काम करेंगे, ठीक है, तो इनका तो रोल होगा नहीं। अच्छा, ये मौर्यास के टाइम के हैं, है ना, जब मौर्यन डायनेस्टी थी तो मौर्यास के टाइम के हैं चरक, चलो ठीक है। ब्रह्मगुप्त जो है ये गुप्ता के बाद में आए हैं। और मैंने तुम्हें बताया था उज्जैन में जो स्पेस लैब थी, उज्जैन में जो स्पेस लैब थी यानी अंतरिक्ष वैधशाला थी, ठीक है, स्पेस लैब यानी अंतरिक्ष वैधशाला, उसके हेड थे ये, ठीक है, ब्रह्मगुप्त।
तो ये जबरदस्त एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है ब्रह्मगुप्त। वराह मिहिर चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त टू है ना, समुद्रगुप्त का बेटा। तो चंद्रगुप्त टू के जो 9 रत्न थे, 9 जूल्स थे उसके दरबार में, तो 9 रत्नों में से एक ये वरामिहिर है। और ये भी जबरदस्त एस्ट्रोनॉमर, जबरदस्त खगोल शास्त्री एंड मैथमेटिशियन है। साला जब भी मैथमेटिशियन बोल रहा हूं गले में अटकन हो रही है, पूरा शब्द ही अटक जा रहा है। मैथमेटिशियन, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन। और याद रखना वराह मिहिर ने एक किताब लिखी है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका बुक लिखी है वराह मिहिर ने। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, पंच सिद्धांतिका, ठीक है, पंच सिद्धांतिका। बाकी आंसर क्या तुम सबको मालूम है? बिल्कुल आंसर है आर्यभट्ट। आंसर है आर्यभट्ट। जीरो को इन्वेंट किया, ठीक है, जीरो को इन्वेंट किया, डेसिमल सिस्टम का यूज बताया, डेसिमल सिस्टम का यूज बताया, डेसिमल सिस्टम का यूज, प्लस पाई का अप्रोक्सीमेशन भी इन्होंने किया। पाई का अप्रोक्सीमेशन, कि पाई की जो वैल्यू आप देखते हो ना, पाई की वैल्यू का बहुत हद तक जो निकालना है उसमें आर्यभट्ट का रोल है, ठीक है। तो पाई का अप्रोक्सीमेशन, डेसिमल सिस्टम का यूज, जीरो, ये इन्होंने ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थ अपनी धुरी पर रोटेट करती है, अपने धुरी पर रोटेट करते, अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ये भी बताया। बिल्कुल। और आर्यभट्टीय नाम की किताब भी लिखी। इनकी बुक का नाम क्या है बच्चों? आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय किताब लिखी इन्होंने, ठीक है बच्चों, आर्यभट्टीय बुक लिखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? जल्दी से बताओ, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिल्कुल, आर्यभट्टियम या आर्यभट्टीय एक ही है, ठीक है। जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल, समुद्रगुप्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समुद्रगुप्त। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। मैं आप सबको फटाफट से इनके बारे में सारी चीजें बता देता हूं। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फाउंडेशन में बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं। और एटीएम वाला जब बैच हम अभी कर रहे थे, गुप्ता एरा, तो उसमें भी मैंने सारे रूलर्स के बारे में आपको बता दिया है। मैं एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं सारे पॉइंट्स को लेकर। जैसे सबसे पहले स्कंदगुप्त, मैंने तुम्हें बताया था स्कंदगुप्त के बारे में कि स्कंदगुप्त जो है, इसने हूणों को जबरदस्त तरीके से इसने पटक दी। क्योंकि इसका जो फादर था कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त का, कुमारगुप्त हूणों से लड़ते हुए मारा गया। हूण जो है तुर्क मंगोल ट्राइब थी जिन्होंने अटैक किया गुप्त वंश के ऊपर, और कुमारगुप्त उनसे लड़ते हुए मारा गया। पर स्कंदगुप्त ने हूणों की बैंड बजा दी। साथ ही साथ इसने सुदर्शन लेक को रेनोवेट करवाया था गुजरात में। याद है, मैंने सुदर्शन लेक तुम्हें दिखाई भी थी। और उसके बाद इसके बारे में वाराणसी के पास जो गाजीपुर है, वहां पर भितरी इंस्क्रिप्शन है, भितरी शिलालेख है इसके बारे में, जिसमें इसने बताया है कि इसके 2 दुश्मन है, एक तो हूण और दूसरा हिंदुस्तान की ही एक आदिवासी जनजाति पुष्यमित्र। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, फिर समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि यह चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी का बेटा था। इसने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया गुप्त एम्पायर का, सबसे ज्यादा एक्सपेंशन। दूसरी बात कि इसके टाइम में इसका एक दरबारी कवि हुआ करता था, हरिशेन इसका दरबारी कवि था। उस दरबारी कवि ने संस्कृत भाषा में इलाहाबाद पिलर पर इसके जितने भी मिलिट्री एक्सपीडिशंस रहे, इसके जितने भी सैन्य अभियान रहे, उनकी गाथा लिखवा दी संस्कृत में, और उसे बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ शिलालेख। आज के टाइम में वो जो प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये जो शिलालेख जो लिखा हुआ है, ये इलाहाबाद पिलर पर है। इलाहाबाद पिलर इलाहाबाद किले में है, जिसे अकबर का किला भी बोलते हैं। यमुना नदी के किनारे है इलाहाबाद में, जहां पे गंगा और यमुना का संगम है। पहले वो पिलर
इलाहाबाद किले में नहीं था, उसे जहांगीर ने वहां पे रखवाया। पहले वो पिलर कौशाम्बी में था, मैंने बताया था तुम्हें, कौशाम्बी, ठीक है। और कौशाम्बी में इसलिए है क्योंकि जो आज तुम इलाहाबाद वगैरह या कौशाम्बी वाला जो इलाका देखते हो, पहले उसे वत्स महाजनपद बोलते थे, और वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। और वो पिलर जो एक्चुअल में बनवाया था वो अशोक ने बनवाया था। तो उस पिलर के ऊपर आज के टाइम में सबसे पहले अशोक के बारे में कुछ मेंशन्ड है, फिर समुद्रगुप्त के बारे में, फिर जहांगीर के बारे में, और फिर बीरबल के बारे में, ठीक है, राजा बीरबल के बारे में। और याद रखना, ये समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत जबरदस्त पोएट था, इसी वजह से इसको टाइटल मिला कविराज का। ये म्यूजिशियन भी था, क्योंकि इसको वीणा बजाते हुए इसके गोल्ड के सिक्के, जिन्हें दिनार बोलते थे, उन पर दिखाया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए। इसके बारे में कहा जाता है समुद्रगुप्त के बारे में कि ये दूसरे धर्मों के टूवर्ड्स टॉलरेंट था, सहिष्णु था। इसके दो एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे कि वासुबंधु नाम का एक बुद्धिस्ट, वासुबंधु नाम का एक बुद्धिस्ट, ध्यान से सुनो बेटा, वासुबंधु नाम का एक जो बुद्धिस्ट है वो इसका मिनिस्टर था। मतलब ये खुद कट्टर हिंदूवादी, और मिनिस्टर किसको रखा हुआ है? बुद्धिस्ट को। मतलब ये दूसरे धर्म के टूवर्ड्स क्या है? दूसरे धर्म के टूवर्ड्स ये टॉलरेंट है, सहिष्णु है। वैसे ही समुद्रगुप्त के बारे में दूसरा एक एग्जाम्पल है जहां पे इसकी सहिष्णुता, टॉलरेंस दिखती है, वो है कि जब श्रीलंका के बुद्धिस्ट राजा मेघवर्मन ने इससे रिक्वेस्ट की कि मुझे गया में, बोध गया में थोड़ी सी जगह दे दो बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए, इसने विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट ही गेव दैट परमिशन टू कंस्ट्रक्ट द टेंपल, ठीक है, इसने परमिशन दे दी तुरंत। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त के बारे में हम सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त टू के बारे में, अच्छा ये समुद्रगुप्त के बारे में जो ये पॉइंट है इंडियन नेपोलियन वाला, इसको डिस्कस कर लेते हैं यहां पर लिखकर। इंडियन नेपोलियन बोला किसने? पहली बात तो समुद्रगुप्त बहुत ही जबरदस्त एक रूलर रहा, जबरदस्त वॉरियर रहा, योद्धा रहा। इसकी ब्रेवरी की वजह से, इसकी बहादुरी यानी इसकी पराक्रमता की वजह से, और इसकी नेतृत्व करने की क्षमता यानी कि इसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, तो ब्रेवरी और लीडरशिप की वजह से एक ब्रिटिश हिस्टोरियन वी ए स्मिथ, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वी ए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, मैं ये लिख ही देता हूं फुल फॉर्म, विंसेंट आर्थर स्मिथ, ब्रिटिश हिस्टोरियन। इस बंदे ने अपनी एक बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अर्ली हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास भारत का, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, भारत का प्राचीन इतिहास नामक इसकी किताब में इसने हमारे समुद्रगुप्त को बोला है इंडियन नेपोलियन, ठीक है भाई। चलो, क्योंकि समुद्रगुप्त कभी भी कोई बैटल नहीं हारा था, इसलिए नेपोलियन के साथ कंपैरिजन किया है, पर कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेपोलियन अपना लास्ट बैटल, आर्मी, फ्रेंच आर्मी का जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, तो वो अपना लास्ट बैटल 1815 में वाटरलू में हार गया था, ठीक है। चलो, चंद्रगुप्त के बारे में, अब ये चंद्रगुप्त दो हैं, चंद्रगुप्त एक तो फर्स्ट है और चंद्रगुप्त टू है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि ये पहला इंपॉर्टेंट, मैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पहले बोल रहा हूं। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, ये पहला ऐसा रूलर है जिसे इंपॉर्टेंट रूलर कहा जा सकता है गुप्त एम्पायर का। दूसरा कि इसके बारे में कहा जाता है इसी ने रियल गुप्त एरा शुरू किया। तीसरा पॉइंट इसके बारे में कहा जाता है, तीसरा इसके बारे में कहा जाता है कि, ध्यान से देखो भाई, चंद्रगुप्त, यहां पर इसके तीसरा पॉइंट यह है कि इसने अपने पावर को, अपने सम्मान को, प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए कुमार देवी नाम की लड़की से शादी की, जो कि नेपाल की लिच्छवी रॉयल फैमिली से थी, और इसने फिर इस रिश्ते का जबरदस्त तरीके से बखान किया, बहुत ज्यादा शो ऑफ किया, और इसने सिक्के चलवाए अपने और अपनी पत्नी के जॉइंट नाम से, सिक्के चलवाए ताकि इसको, ये दुनिया को बता सके देखो मैं कौन सी जगह पर ब्याहया हुआ हूं, ठीक है। उसके बाद इसने एक टाइटल भी लिया था महाराज अधिराज का, यानी महाराजाओं का राजा। और चंद्रगुप्त टू की अगर बात करें तो वो समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा था, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया अपने सबसे बड़े दुश्मन उज्जैन के राजा रुद्रसिम्हा III को हराकर। चौथा, उसने सिल्वर और तांबे के सिक्के चलवाए। सिल्वर के सिक्कों को रुपयक और तांबे के सिक्कों को बोला जाता था अपना दलेर। और उसके बाद उसके बारे में कहा जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से अमरसिम्हा ग्रामेरियन यानी व्याकरण का ज्ञाता, वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री और गणितक यानी एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन, एक था कालिदास जो कि राइटर या पोएट था, और एक था वहां पर धनवंतरी जो कि चिकित्सक था, डॉक्टर था, सर्जन था।
और उसके बाद उसी के टाइम पर कहा जाता है कि मेहरौली में जो कुतुब मीनार के पास जो आयरन पिलर है, लोहो का जो पिलर है, लोह स्तंभ है, वो भी उसी के टाइम पर स्टैब्लिश किया गया था वहां पर। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस लोह स्तंभ में, आयरन पिलर में, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और उस इंस्क्रिप्शन में चंद्र नाम आता है। तो जब उसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि भाई ये जो लोह स्तंभ है कितना पुराना है, तो पता चला कि चंद्रगुप्त टू के टाइम का है। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम का ऊपर से नाम भी चंद्र लिखा है, मतलब उसी ने बनवाया था, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पे पहला चीनी बुद्धिस्ट यात्री आया था फाहियान 399 एडी में, ठीक है। बाकी कुमारगुप्त के बारे में हम सब लोग जानते हैं, कुमारगुप्त के बारे में कि ये चंद्रगुप्त टू का बेटा था और किससे था? ध्रुव देवी से। तो चंद्रगुप्त टू का बेटा ध्रुव देवी से कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में कहा जाता है इसने अपने फादर की तरह एक टाइटल अज्यूम किया, महेंद्र आदित्य। फादर ने विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया, चंद्रगुप्त टू ने, इसने महेंद्र आदित्य टाइटल अज्यूम किया। और ये भगवान शिव के बड़े बेटे लॉर्ड कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का भक्त था। और साथ ही साथ इसी ने 427 एडी में, 427 एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हूणों से लड़ता लड़ता मारा गया। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हमने रिवाइज कर लिए भाई यहां पर, ठीक है। और ये हम डिटेल में इसी एटीएम बैच में पहले कर चुके हैं, ये तो टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है तो इसलिए मैंने फटाफट बता दिए। ड्यूरिंग हुज रेन द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग केम टू इंडिया? जल्दी से बताओ किसके टाइम पर चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था भारत में? मैंने अभी तुम्हें बताया था किसके टाइम पर आया था, हर्षवर्धन के टाइम पर। हर्षवर्धन के टाइम पर। तो हर्षवर्धन ने 606 एडी से लेकर 647 एडी तक शासन किया और ये आया था 629 एडी में और ये रहा है 645 एडी तक, 645 एडी तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे नालंदा में भी रहा, नालंदा में भी ये स्टूडेंट बन के रहा, काफी कुछ इसने यहाँ पर सीखा। और नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय को उस टाइम पे नालंदा महाविहार बोलते थे, नालंदा महाविहार यानी विश्वविद्यालय। तो नालंदा महाविहार में रहा ये कुछ 8-9 साल और उसके बाद ये यहाँ से कई सारी बुद्धिस्ट किताबें लेके चला गया ताकि चाइना में जाके उनका ट्रांसलेशन कर सके, ठीक है। तो ये था ह्वेनसांग। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड्स ग्रेट यूनिवर्सिटीज एंड एन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस व्हिच इंडियन रूलर फाउंडेड इट। नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और शैक्षणिक उत्कृष्टता के एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम, अशोक। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे अब कहां बफरिंग हो रही है बाबू, अब तो सब सही चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, कुमारगुप्त है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि कुमारगुप्त ने 427 एडी में इस नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था आज के राजगीर में, ठीक है। राजगीर के पास ही आज के टाइम में नालंदा जिला है तो प्रॉपर, ठीक है। राजगीर के पास नालंदा जिला है बिहार में, तो वहां पर ये नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। और याद रखना बेटा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कहीं पे लिखा हुआ है 1193 एडी, कहीं पे लिखा हुआ है 1199 एडी, कहीं पर लिखा हुआ है 1202 एडी। तो तीनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, जहां ऐसी ईयर्स में कंफ्यूजन होता है। इन तीनों में से जो भी ईयर आएगी समझ जाना ये किससे रिलेटेड है कि बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी, इतनी सारी किताबें थी उसमें कि वो 3 महीने तक जलती रही और इस तरह से ये यूनिवर्सिटी का खात्मा कर दिया गया, ठीक है। एक तुर्किश इन्वेडर था बख्तियार खिलजी, जो कहा जाता है 1193 में, कहीं लिखा है 1199, कहीं लिखा है 1202। तो तुम ये 1199 पे फोकस करके चलो, ठीक है। और दिमाग में रखना कि 1193 और 1202 भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में जैसा है वैसे तुम्हें मार्क करना है। तो याद रखना ये कुमारगुप्त ने ही बनवाई थी, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। चलो ये है अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है ये, तो जो दिख रहा है सबसे बढ़िया हिस्सा है, ठीक है। आफ्टर हर्षास डेथ यानी हर्षवर्धन डेथ अराउंड द 7th सेंचुरी, विच डायनेस्टी या which type of rulers came into dominion as the which era of India?
हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास भारत किस युग के रूप में प्रभुत्व में आया? बताओ भाई, कौन सा युग शुरू हुआ भारत में हर्षवर्धन की डेथ के बाद? तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद यानी 647 एडी के बाद जो उत्तर भारत है और उत्तर भारत और मध्य भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया और उन छोटे छोटे राज्यों में राजपूत शासक उत्पन्न हुए, जैसे चालुक्य, जैसे परमार, जैसे चंदेल, जैसे गुर्जर प्रतिहार। तो छोटे छोटे राजपूत राज्यों में डिवाइड हो गया पूरा का पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत, और इस तरीके से राजपूत युग की शुरुआत होती है। राजपूत युग की शुरुआत होती है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन द किंग्स ऑफ प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टीज फॉट विद ईच अदर टू गेन सुजरेनिटी ओवर। बताओ भाई, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों के राजाओं ने किस पर आधिपत्य हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई की? फाउंडेशन बैच में इतना जबरदस्त पढ़ा है हम लोगों ने ये पूरी कहानी, और तुम्हें बताया है जिन्होंने भी फाउंडेशन ले रखा है कि कैसे किसने किसको मारा, कौन किसको हरा रहा है, पूरी कहानी हमने पढ़ी है। बिल्कुल, कन्नौज को लेकर इन तीनों डायनेस्टीज में युद्ध हुआ। ये देखो भाई, यहां पर है कन्नौज, ध्यान से देखो, ये कन्नौज है गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश में। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो ये प्रतिहारों का एरिया है, ये राष्ट्रकूटों का है साउथ से, और बंगाल से पालों का शासन हो रहा है। तो गुर्जर प्रतिहार राजस्थान और गुजरात से, राष्ट्रकूट जो है महाराष्ट्र कर्नाटक वाले इलाके से, और पाल बंगाल से। तीनों लड़ रहे हैं किसके लिए? कन्नौज के लिए। कभी प्रतिहार ने पाल को हराया, कभी प्रतिहार ने राष्ट्रकूट को हराया, कभी राष्ट्रकूट ने प्रतिहार को हराया, कभी राष्ट्रकूट ने पाल को हराया, पाल ने कभी राष्ट्रकूट को हराया। इस तरह से संघर्ष चलता रहा लगभग 200 सालों तक, 200 वर्षों तक ये त्रिपक्षीय संघर्ष, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिपक्षीय संघर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे? तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, और ये स्ट्रगल शुरू हुआ बच्चों, ये मान के चलो, ये स्ट्रगल शुरू हुआ 790 एडी में, 790 एडी में, 790 एडी में शुरू हुआ और लगभग 1016 एडी तक चलता रहा है ये। तो लगभग 200 सालों तक ये संघर्ष रहा तीनों डायनेस्टीज के बीच में, और अंत में तुम बोलोगे सर जीत किसकी हुई? तो जीत हुई है गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बन के रहा फिर लंबे टाइम तक कन्नौज। ठीक है, तो याद रखना ये कन्नौज के लिए पंगा हुआ पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द कैपिटल ऑफ गुप्त डायनेस्टी? सबको मालूम है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है भाई, मगध वाले इलाके से शासन कर रहे थे, तो पाटलिपुत्र जो है इनकी कैपिटल हुआ करती थी, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। ठीक है, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, पाटलिपुत्र ये रहा, आज का पटना यानी उस जमाने का पाटलिपुत्र। Who was the actual founder of गुप्त एम्पायर? मैंने तुम्हें बताया था एक्चुअल फाउंडर था श्रीगुप्त, जिसने 240 एडी में शासन करना शुरू किया, 280 एडी तक किया। और श्रीगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ये फाउंडर तो है ही, साथ ही साथ ये पहला राजा है, पहला शासक है इंडिया का, पहला रूलर है इंडिया का, जिसके बारे में कहा जाता है कि हमें एविडेंस मिला है कि इसने महाराज का टाइटल लिया। महाराज का टाइटल लेने वाला पहला रूलर, महाराज का टाइटल, ठीक है, महाराज का टाइटल लेने वाला, उपाधि लेने वाला पहला शासक है भाई। ठीक है, तो ये श्रीगुप्त जो है इसका फाउंडर था। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, और आप लोगों ने बहुत बढ़िया टेस्ट किया, मुझे टेस्ट के मार्क्स पता चले, और सभी के 9, 10, 11, 12 इस तरह के मार्क्स आए हैं, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। कुछ लोगों ने थोड़ा सा कम परफॉर्म किया, पर देखो बेटा
अभी टाइम है, अभी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं। अगर चीजें एटीएम बैच के थ्रू तुम्हें लग रहा है कि हमारा तो बेसिक क्लियर नहीं है, हमने एटीएम ऐसे ही ले लिया, तो बेटा एटीएम अगर ऐसे ही ले लिया तो अभी भी टाइम है, फाउंडेशन बैच ले लो। 25 अगस्त तक का ऑफर है। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 25 अगस्त तक है। तुम में से ही कई लोग आके बोलोगे सर इस बैच का और प्राइस जो है कम कर दो, कम कर दो। मैं बता रहा हूं, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर ना बोलो तुम कमेंट सेक्शन खुद ही पढ़ लेना अपने, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी इसको ग्रैब कर लो और उसके बाद फाउंडेशन में आओ। जबरदस्त तरीके से पढ़ाई चल रही है, बेसिक से एडवांस। पर अगर बेसिक से एडवांस पहले से कर रखा है तो साला कोई जरूरत नहीं है ये बैच लेने की, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, एटीएम से काम चल जाएगा। पर अगर नहीं है बेसिक्स क्लियर तो जरूरी है, ठीक है। जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है, अपनी जरूरत खुद पहचानो, ठीक है भाई। चलो तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं फाउंडेशन वालों फाउंडेशन की क्लास में। चलो बिल्कुल यश, मैं इसको कंसीडर जरूर करूंगा, तेरा बहुत बढ़िया आइडिया है। सारे ये रॉक इंस्क्रिप्शंस पिलर इंस्क्रिप्शंस बिल्कुल होंगे, मैंने लिख लिया है, डोंट वरी, ठीक है। ये जरूर होगा, बढ़िया आइडिया है, शाबाश। नहीं सुशील नहीं जाते, जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, जीन्स ही ऐसे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया साहिल, तुम बिहार से हो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल आज ही डल जाएगा नगमा, आज ही डल जाएगा बेटा। टेक केयर, बाय बाय ऑल, गुड नाइट।